नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जितनी भी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, सबकी कोई न कोई कहानी है। कोई एक दूसरे से बहुत सालों से लड़ता आ रहा है, किसी की राजनीतिक विरासत ऐसी रही है कि उस सीट पर जीतता आ रहा है। हर एक उम्मीदवार की अपनी एक कहानी है। एक सीट के बारे में मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई हो चली है और ये सीट है अणुशक्ति नगर की। एनसीपी वर्सेस एनसीपी। जी हां, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी इस सीट पे टकराने वाली हैं। लेकिन एक तरफ स्टारडम होगा और दूसरी तरफ होगा राजनीतिक विरासत। यानी कि एक तरफ स्वरा भास्कर के हस्बैंड फहाद अहमद जो कि शरद पवार के एनसीपी से खड़े हैं और दूसरी तरफ नवाब मलिक की बेटी सना मलिक जो कि अजीत पवार की एनसीपी से खड़ी हैं। और ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों, और इसीलिए इसकी चर्चा इतनी जोरों पर हो रही है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों शरद पवार की एनसीपी में फवाद अहमद जो है वो शामिल हो गए, क्योंकि वो सपा में थे। और क्या रही है अणुशक्ति नगर की हिस्ट्री, कौन कब जीता, कौन कब हारा, और क्यों दोनों तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार ही इस सीट पर लड़ रहे हैं। इसकी इसकी भी अहमियत मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों दोनों ही एनसीपी जो है इस सीट को जीतना चाह रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो फवाद अहमद हैं, जिनका नाम इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्वरा भास्कर के हस्बैंड हैं और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी में नेता थे। और वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए और उन्हें अणुशक्ति नगर से उन्हें टिकट भी मिल गया है। और आपको बता दें कि उनके सामने जो खड़ी हैं वो है सना मलिक जो कि नवाब मलिक की बेटी हैं। और आपको बता दें कि नवाब मलिक खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी को बीजेपी या जो कह सकते हैं जो आला कमान है, उन्हें हरी झंडी नहीं मिली और नवाब मलिक को वो खड़ा नहीं कर पाए। तो ऐसे में उनकी बेटी को टिकट जो है वो दे दिया गया अणुशक्ति नगर से। हालांकि इस फैसले से नवाब मलिक जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा, आप कैसे लड़ेंगे क्या करेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सना मलिक को टिकट दे दिया गया है और सना मलिक अब अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार है। सना मलिक राजनीतिक विरासत एक तरीके से कहिए कैरी करती है, एक तरीके से उनके जो परिवार है नवाब मलिक है सब राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ फवाद अहमद है जो कि स्वरा भास्कर के हस्बैंड है और इसीलिए हर जगह उनका नाम जो है आ रहा है। साथ ही साथ स्वरा भास्कर के हस्बैंड है, ये बात भी लिखी जा रही है। तो एक तरफ स्टारडम भी है, स्वरा भास्कर बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं, उनका चेहरा इसीलिए पहचाना जाता है। अब यह आमने सामने की लड़ाई दोस्तों बन चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ से कब कौन जीता तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस सीट की अहमियत क्या है। दोस्तों, इस सीट पर साल 2019 में एनसीपी जो है जबकि अविभाजित थी, मतलब बटी नहीं थी, तब नवाब मलिक जो है वो यहाँ से जीत गए थे। जबकि शिवसेना के तुकाराम काटे जो हैं उन्होंने भी जो शिवसेना को 2014 में जो है जिताया था। 2014 में शिवसेना जीती थी जो कि अविभाजित थी। 2019 में नवाब मलिक जीते थे। और 2009 की बात करें तो अणुशक्ति सीट बनने के बाद पहली बार 2009 में पहली बार चुनाव हुआ तो नवाब मलिक ने जीत हासिल की थी। तो वहां पर एनसीपी और शिवसेना की लड़ाई हमेशा से देखी गई है दोस्तों। और इस बार शिवसेना नहीं बल्कि इस बार एनसीपी बनाम एनसीपी लड़ाई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो टोटल वोटर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वोटर्स की संख्या है वो मुस्लिम वोटर्स, जो मुस्लिम मतदाता है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। 30% से भी ज्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। और कहा जाता है कि ये वोटर्स जिनकी तरफ रुख करते हैं वो यहाँ से जीत जाते हैं। और शायद इसी वजह से अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से सना मलिक को खड़ा किया गया है जो कि काफी राजनीतिक विरासत कैरी करती है साथ में। और दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी की तरफ से फवाद अहमद को खड़ा किया गया। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। वैसे आपको दोस्तों एक चीज और बता दें कि स्वरा भास्कर जो है काफी समय से जो है वो कैंपेन करती रही हैं। राहुल गांधी जब पद यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा कि पद यात्रा के दौरान भी स्वरा भास्कर जो है वो राहुल गांधी से मिलती रही हैं, उनकी पद यात्रा में शामिल होती रही हैं, जिनकी फोटोज और वीडियोज आए दिन हमने सोशल मीडिया पर देखा। उस दरमियान ये कहा गया कि स्वरा भास्कर भी शायद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं जिस तरीके से वो राहुल गांधी से मिल रही हैं। उस दरमियान ये बहुत सारी जो है तेजी पकड़ी थी, चर्चा बहुत तेजी पकड़ी थी कि अब क्या ज्वाइन करने वाली है कांग्रेस, क्योंकि लगातार वो जो सोशल इश्यू होते हैं, जो करंट मुद्दे हैं उस पर वो बातचीत भी करती रहती हैं। कई चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर के वो पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा भी लेती हैं। तो इससे काफी ज्यादा चर्चा गर्म हो गई थी। लेकिन अभी तक फिलहाल उस पर कोई ज्यादा अपडेट आया नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अब उनके जो हस्बैंड है, उनके पति हैं,
अणुशक्ति नगर से खड़े हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि स्वरा भास्कर उनके लिए कैंपेन भी करेंगे। इस बात की पूरी पूरी गुंजाइश है। अब शरद पवार की एनसीपी ने, आप देखिए दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि महाराष्ट्र में जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई एनसीपी बनाम एनसीपी, शिवसेना बनाम शिवसेना है। यही दो जो पार्टियां हैं जो बट के अब 4 हिस्सों में बट गई हैं, यही आने वाले समय में डिसाइड करने वाली हैं कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि बीजेपी अकेले महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती। भले उन्होंने ये बात कही हो कि अकेले जीत नहीं सकती, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात सच है कि बीजेपी अकेले नहीं जीत सकती, क्योंकि यहाँ पर एनसीपी के भी कुछ अपने वोटर्स हैं, शरद पवार की एनसीपी कुछ वोटर्स हैं, शिवसेना जो 2 हिस्सों में बटी है, दोनों शिवसेना जो बटी हुई है उनके अपने अपने वोटर्स हैं जो उनको ही वोट डालते हैं। तो ऐसे में अगर हम इन दोनों ही पार्टियों को मिला दें जो 4 हिस्सों में बट गई हैं, तो इनके खुद के अपने बहुत बड़ा एक वोटर्स बैंक है जो इन्हें वोट करते आया है पारंपरिक तरीके से और पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसे में वो किसी और पार्टी को वोट कर देंगे, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। और महाराष्ट्र में इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां भी पूरे दमखम के साथ उतरती हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के जो नेशनल पार्टियां उनके साथ चलती हैं। और इसका गवाह जो है वो आने वाले, अभी हमने देखा कि जिस तरीके से चाहे वो एमवीए हो चाहे एनडीए हो, राष्ट्रीय पार्टियों के सामने भी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने पुरजोर तरीके से पूरे दमखम के साथ में सीट शेयरिंग में हिस्सा लिया। और सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपने बातें मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की, और जिसको लेकर के हमने देखा भी कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में भी थोड़ी तलखियां हो गई थी। उसके बाद हमने देखा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो खींचतान चल रही थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई। अभी भी माना जा रहा है कि 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर खींचतान चल रही है। अब जानकार बता रहे हैं कि अगर उस पर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर बात फ्रेंडली फाइट की तरफ बढ़ सकती है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी अपना उम्मीदवार उतारे और बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारे और उस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो। कहने के लिए फ्रेंडली फाइट होता है दोस्तों, ये बात होती है अपने अपने उम्मीदवारों के मन रखने की, क्योंकि जब दोनों तरफ के उम्मीदवार ये दम भर रहे हो कि हम जीत सकते हैं इस सीट से, तो दोनों को टिकट दे करके, फ्रेंडली फाइट दे करके चुनाव लड़वाया जा सकता है। और उसके बाद जब जो उम्मीदवार जीतेगा उसके बाद जीतने के बाद फैसला किया जाएगा कि कौन किसके खाते में कौन सी सीट गई है। तो बड़ी सिंपल सा दोस्तों फंडा यहाँ पे अपनाया जा रहा है और जानकार ये बात मान रहे हैं कि आने वाले समय में फ्रेंडली फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है कुछ ऐसे सीटों पर जहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बात नहीं बन पा रही। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति की अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है और लगातार सूची दर सूची जारी हो रही है। कांग्रेस की भी सूची आ गई, शरद पवार की भी आ गई है उम्मीदवारों की लिस्ट, उद्धव ठाकरे की भी आ गई है लिस्ट। और माना जा रहा है कि अभी तक की 90-90-90 का कुछ कैलकुलेशन बैठ रहा है और तीनों ही पार्टियों के बीच में, और जो बची हुई सीटें हैं वो सहयोगी दल को दे दी जाएंगी। अभी तक के लिए फिलहाल ये चर्चा सुनने में आ रही है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में कितना दिलचस्प होगा। हालांकि एक सीट का हमने एग्जांपल दिया अणुशक्ति नगर का, ऐसे और भी कई सारी सीटें हैं जिस पर मुकाबला जो है बहुत कड़ा है और सबकी नजरें जो है वहां पर है। जिसमें वर्ली की सीट की हम बात कर ले, जहां उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे खुद खड़े हैं, उनके सामने मिलिंद देवड़ा को खड़ा कर दिया गया है। वैसे ही माहिम की सीट है जहां पर अमित ठाकरे, जो राज ठाकरे हैं, उनके बेटे अमित ठाकरे वहां से खड़े हैं और वहां पे दिलचस्प लड़ाई बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नजर रहेगी हमारी और जो भी खबरें निकल के आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।